राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन न्यू एपिसोड। हाँ तंश, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। एपिसोड 22। अमायरा को मिस्टर जिंदल बहुत ही कठोरता से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी सोच में गुम हो। कुछ देर पूरे हॉल में शांति छाई रही। किया जी अमायरा का मजाक उड़ाते ही वाली थी, तभी मिस्टर जिंदल की रौबदार आवाज़ सभी के कानों में पड़ी तो सभी और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। मिस्टर जिंदल अपनी रौबदार आवाज़ में अमायरा को देखते हुए बोले, मुझे मंजूर है, पर अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें तंश को तुरंत डाइवोर्स देकर यहाँ से जाना होगा। अमायरा बेफिक्र अंदाज में बोली, यह तो वक्त ही बताएगा डैडी ससुर। इतना कहकर ये अमायरा किया जी को देखकर डेविल स्माइल करने लगती है। किया जी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वह मन में बोली, नहीं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। इसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं इस प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से इस लड़की के हाथ में नहीं जाने दे सकती। यह सोचते ही वो अपनी घबराहट को छुपाकर मिस्टर जिंदल से बोली, भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस लड़की के जाल में फंसकर सब कुछ इसको दे रहे हैं। क्या आप भूल गए यह प्रॉपर्टी आपकी और आपके पिता के मेहनत की कमाई है? और उन्हें बीच में ही रोकते हुए मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, मैंने फैसला कर लिया है और कोई मेरे फैसले के बीच आए मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहते ही उन्होंने गुस्से से तंश को देखते हुए ऑर्डर दिया, स्टडी रूम में आओ। इतना कहते ही वह स्टडी रूम में चले गए। किया जी और पिया घबराहट से एक दूसरे को देखती हैं। किया जी की शक्ल अब 12 बज चुके थे। यह देखकर अमायरा उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, अप्स, प्यारी आंटी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपको किस बात की घबराहट हो रही है? कहीं इस बात की तो नहीं हो रही कि जिंदल खानदान की आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी? किया जी नफरत से अमायरा को देखते हुए बोली, वह तो वक्त ही बताएगा तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं। बस एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और पता नहीं किसका नाजायज़ बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो। एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से इस घर से धक्का मारकर बाहर निकालूंगी। किया जी गुस्से में इतना कहते ही पिया के साथ जाने लगी, मगर तभी तंश अपने पॉकेट में एक जेब में हाथ डालकर अंदर आते हुए डोमिनेटिंग मगर खतरनाक आवाज़ में बोला, क्या सच में आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप तंशवर्धन जिंदल की वाइफी को इसके घर से निकाल सकें? इस घर से? अगर है तो उसे छू कर दिखाइए। अगर उसका अंजाम क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकती। तंश के डोमिनेटिंग आवाज़ में किया जी को अंदर तक हिला दिया। किया जी गुस्से में बोली, वंश, पिछली बार तुमने इस लड़की के लिए मुझे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया था। तुम इस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो। तंश को तो किसी से लेना देना नहीं था, इसलिए वो उसको घूरते हुए सर्द आवाज़ में बोला, शट अप एंड गेट आउट। मिसेस जिंदल शॉक होकर बोली, तंश, वह तुम्हारी आंटी हैं। तंश उन्हें देखते हुए बोला, आई डोंट केयर। तंश किया जी और पिया को अपनी जानलेवा नज़रों से देखते हुए स्टडी रूम में चला गया। मिस्टर जिंदल ने पर्सनल डॉक्टर उनके बुलाने पर खुद आए थे अमायरा का ब्लड लेने। वह अमायरा का ब्लड लेकर विला से चले गए। किया जी यह सब देखकर खुश थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर पिया से कहा, आज देखना कैसे ये लड़की इस घर से बाहर होती है, फिर मैं कैसे भी करके तुम्हारी शादी उस तंश से कर दूंगी। फिर अब कुछ सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। यह सुनकर पिया डेविल स्माइल करके अपने मन में बोली, आंटी, आप कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। अगर सब कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आपको क्या दूंगी? क्यों दूंगी? आप बस सपने देखते रहिए, मैं बस कुछ अपना बनाकर आपको कैसे सड़क पर लाती हूँ ये आप सोच भी नहीं सकती। पिया और किया जी दोनों की ही अपनी प्लानिंग चल रही थी। दोनों अपना अपना फ़ायदा देख रही थी। फिर अमायरा इस्माइली को लेकर अपने रूम में चली गई। हर्ष बस अमायरा को देख रहा था।
तभी उसके पास एक कॉल आया जिसे अटेंड करने के लिए वह विला से बाहर चला गया। स्टडी रूम में तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से स्टडी रूम के अंदर खड़ा था। उसके सामने मिस्टर जिंदल अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठी थी। तंश की आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीत गए थे तो शांति को तोड़ते हुए तंश ने कोल्ड वॉइस में कहा, मिस्टर जिंदल, आपने मुझे यहाँ केवल मेरे हैंडसम से चेहरे को घूरने के लिए बुलाया है। मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, क्या तुम तमीज़ से बात नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम हमेशा सभी से बदतमीज से बात क्यों करते हो? तंश इरिटेट होकर सर्द आवाज़ में कहता है, अगर आपका लेक्चर ख़त्म हो गया तो मैं जा सकता हूँ। तो जैसे ही जाने के लिए पलटा, मिस्टर जिंदल भड़कते हुए खड़े हुए, बदतमीज़ लड़के, तुम्हें तमीज़ कैसे सिखानी है यह मुझे पता है। पिछली बार भी मैंने तुम्हें बुलाया था पर तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। यही नहीं, तुमने तो तुम्हारी बीवी भी नहीं संभल रही। इतना कहते ही वो अपने चाबुक को निकाल लेते हैं। मिस्टर जिंदल तंश को चाबुक से मारते थे अपनी भड़ास निकालने के लिए और तंश भी चुपचाप मार खाने के बाद चला जाता था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसे दर्द हो रहा है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे तंश टाइम पास के लिए चाबुक से मार खाता हो। सच में एक पिता भी ऐसे। लगभग आधे घंटे बाद तंश स्टडी रूम से बाहर निकला तो उसे बाहर ही मिसेस जिंदल मिल गई, जिनकी आंखों में आंसू थे। मिसेस जिंदल कस के उसे गले लगाते हुए इमोशनल आवाज़ में बोली, तंश, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या उन्होंने तुम्हें फिर से मारा? तंश उन्हें यहाँ देखकर पहले तो हैरान हो गया, मगर फिर एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, आई एम फाइन। तंश वहाँ से चला गया। मिसेस जिंदल गुस्से से स्टडी रूम के अंदर आई और मिस्टर जिंदल को चिल्लाते हुए बोली, आप इतने कठोर क्यों बन जाते हैं अपने ही बच्चों के साथ? आखिर मेरे बच्चे ने किया ही क्या है जो आप सब उसे परेशान करते रहते हैं? वह कभी कुछ बोलता भी नहीं है। उसकी बस इतनी गलती थी कि उसने आर्मी छोड़ दी और पहले आपने उसे बुलाया था और वह नहीं आया। मिस्टर जिंदल बस अपनी सर्द आवाज़ से उन्हें देख रहे थे और वह बोले कुछ नहीं। यह देखकर मिस्टर जिंदल रोते हुए आगे बोली, काश जब तंश मेरे पेट में था और मेरा मिसकैरेज होने वाला था तो मिसकैरेज हो जाता, कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। अब ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मिस्टर जिंदल गुस्से में चिल्लाए, शट अप! क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मिसेस जिंदल उनके इस तरह चिल्लाने से डर गई, पर वह नाराज़गी से वहाँ से चली गई। ये देखकर मिस्टर जिंदल एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और किसी गहरी सोच में खो जाते हैं। वहीं तंश रूम में पहुंचते ही घूर के देखता है कि अमायरा और स्माइली कुछ कर रही थी। वह उन्हें इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद तंश ठंडा शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसके इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था, ब्लैक कलर का। उसके बालों में पानी टपक रहा था। उसके चेहरे से होते हुए खुले चेस्ट पर जा रहे थे, जिस कारण वह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तंश अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए अमायरा को देखने लगा। फिर वो स्माइली को घूरते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, स्माइली, अपने रूम में जाओ। स्माइली, जो अमायरा के फ़ोन में कुछ देख रही थी, वह अचानक ही अलर्ट हो गई और एकदम से अमायरा से चिपकती हुई मुंह बनाकर बोली, डैडी नंबर 4, इस्माइली कहीं नहीं जाएगी। इस्माइली को कूल मम्मा के पास रहना है। इस्माइली को अमायरा से इतना चिपकता देख तंश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और अपने अंदर उठ रहे जलन को शांत करने लगा। फिर अपनी लाल आंखों से स्माइली को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्माइली गो। और वो तुम्हारी मॉम नहीं, मेरी वाइफ ही है। अपने डैड से पूछो कि तुम्हारी मॉम कौन है। मेरी वाइफी पर हक जताना बंद करो। स्माइली रोती सूरत बनाकर अमायरा से बोली, कूल मम्मा, देखिए ना, डैडी नंबर 4 स्माइली को डांट रहे हैं। अंतरा तंश को घूरते बोली, मिस्टर लाइफलाइन, स्माइली के यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है और तुम क्यों इसे डांट रहे हो? सब सच कहते हैं, जिंदल खानदान के सारे मर्द एक जैसे हैं, बेरहम।
तंश कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, एक बार और बेरहम शब्द बोलो, फिर मैं तुम्हें अपनी बेरहमी दिखाऊंगा। उसकी आवाज़ में वार्निंग थी। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। वह देखते स्माइली डर के मारे अमायरा से और ज़्यादा चिपकती हुई बोली, कौन मम्मा? तंश स्माइली के फ्रॉक को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है, फिर उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूँगा। अगर तुम इस रूम से बाहर नहीं गई तो मैं इस बात का ख्याल रखूँगा तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए। अमायरा शॉक थी तंश की इस हरकत से। अमायरा जल्दी से स्माइली को अपनी गोद में लेते हुए तंश से गुस्से में बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? वह बच्ची है। तंश दांत पीसते हुए, आई डोंट केयर, तुम्हारे इतने करीब आने का हक सिर्फ मेरा है। यह सब कहते वक्त तंश के चेहरे पर पॉजिटिवनेस झलक रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था वह अमायरा को किस और के साथ शेयर नहीं कर सकता। अमायरा स्माइली को कस के अपनी बाहों में पकड़ते हुए जिद्दी वे में बोली, मैं भी देखती हूँ कौन इसे रूम से बाहर निकालता है। इतना कहते ही वो चुपचाप स्माइली को लेकर बेड पर बैठ गई। अमायरा तो स्माइली दोनों ही गुस्से से तंश को देख रही थी। तंश डेविल स्माइल करते हुए टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाता है और हर्ष को कॉल करते हुए बेरहमी से बोला, बिग ब्रदर, आपके पास 5 सेकंड का समय है। अपनी बेटी को मेरे रूम से लेकर जाइए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने जैसे ही कॉल कट किया, हर्ष रूम के बाहर ही खड़ा था। वह देखकर अमायरा शॉक्ड होकर बोली, क्या बड़े भैया यहीं पर थे? तंश जबरदस्ती स्माइली को लेता है और हर्ष की गोद में देते हुए एकदम से दरवाज़ा बंद करके गुस्से से अमायरा की तरफ बढ़ने लगा। वहीं बेचारी स्माइली रो रही थी क्योंकि हर्ष उसे गुस्से में डांट रहा था। तंश बेहद गुस्से में था। वह देखकर अमायरा हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कितने बुरे हो? एक बच्ची को रूम से निकाल दिया। देखो ना, वह रोने ही वाली थी। तंश एकदम से अमायरा के करीब पहुंचकर उसके गालों को जोर से दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, पर तुमने किसी और को खुद को छूने दिया। अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, ग्रीडी वाइफी। तंश के होठों पे एक स्माइल आ गई। कैसी खतरनाक। तंश अमायरा को एकदम से दबोच कर अपनी बाहों में भर लेता है, फिर अपने एक हाथ से ड्राइव को खोलता है, ड्रॉर को, और वो उसमें से एक पेन निकालता है। अमायरा उस पेन को देखते ही घबराते हुए बोली, तुम क्या करने वाले हो? तंश गहरी मुस्कुराहट के साथ उस पेन को अमायरा की उंगलियों में फंसाता है और उसे प्रेस कर देता है। यार ये पॉजिटिवनेस है या क्या है? उसके ऐसे करते ही अमायरा की अपनी उंगली में बहुत ही ज़्यादा दर्द। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है। तंश एग्रेसिव होकर उसके गालों को चूमते हुए बोला, यह तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कहते ही वह इस बार पेन को अमायरा की 2 उंगलियों में फंसाता है और उन्हें उतनी ही जोर से प्रेस करता है कि अमायरा की उंगलियां खून की तरह लाल हो गई। अमायरा तंश को जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मगर तंश को जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वह बस अपनी जलन में चूर था। अमायरा अपने दर्द को सहते हुए गुस्से से बोली, हाथ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तंश, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तंश गुस्से में उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, मेरी करीबी में सिर्फ दर्द है और तुम्हें यह दर्द हमेशा सहना है। ना तुम मुझसे दूर जा सकती हो और ना मुझे छोड़ सकती हो। इतना कहते ही वो अमायरा को ज़बरदस्ती किस कर लेता है। अमायरा का दिल उसकी करीबी से धड़क रहा था। उसे घबराहट हो रही थी, पर तंश उसे जहाँ तहाँ टच कर रहा था। पहली बार उसे एक दर्द से भरी मीठा सा एहसास हो रहा था। अमायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करती है क्योंकि तंश बेरहमी से उसके हाथों को दबा रहा था, मगर तंश में मिलिट्री में होने के कारण कुछ ज़्यादा ही ताकत थी। उसने पूरी ताकत से अमायरा को अपना
कंट्रोल किया हुआ था। 10 मिनट तक उसे टॉर्चर करने के बाद तंश उससे अलग हो गया तो अमायरा अपने हाथों को देखते हुए गुस्से में बोली, तुम मॉन्स्टर कहेंगे, मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। तंश डेविल स्माइल करके बोला, एज योर विश ग्रेडी वाइफी। अमायरा गुस्से में तंश को गला दबा देना चाहती थी जो हमेशा उसे टॉर्चर करता था। अमायरा गुस्से से उठी और वहाँ से जाने लगी, पर तंश एकदम से उसके हाथों को पकड़कर कोल्ड वॉइस में पूछता है, कहाँ जा रही हो? अमायरा गुस्से से बोली, जहन्नुम में जा रही हूँ मरने, चलो मेरे साथ। तंश डेविल स्माइल करके बोला, वहाँ पर तो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा ग्रीडी वाइफी। उसके बार बार ग्रीडी वाइफी बोलने से अमायरा को चिढ़ मच रही थी। वो अपना हाथ झटकते हुए पैर पटकते हुए वॉशरूम में भाग गई। अगला दिन अमायरा रूम में अकेले बैठी थी, तभी उसके पास केवल का कॉल आया। अमायरा कॉल रिसीव करते ही कुछ कहती उससे पहले ही केवल परेशान होकर बोला, अमायरा हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तुम्हारे प्यारे हैंडसम के आदमी मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, मगर अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यह सुनकर अमायरा सीरियस हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, केवल कुछ भी करो, खुद को छुपाओ, अगर तंज के हाथ तुम लगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। ऊपर से उसे मुझ पर शक हो चुका है कि मैं किसी तरीके से माफिया से रिलेटेड हूँ। कल मैंने उसे कहते हुए सुना था आर्मी एक स्पेशल फोर्स बना रही है माफिया को ढूंढने के लिए, पर समझ नहीं आता आखिर मैंने किया क्या है जो यह सब कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं। और मैंने तुमसे पता करने के लिए कहा था कि तंश क्यों मुझसे नफरत करता है, क्या कुछ पता चला? केवल हंसते हुए बोला, नहीं, और हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये माफिया शब्द ही काफ़ी है हमें बर्बाद करने के लिए। और अगर तंश को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला अमायरा, फिर तुम्हें भागना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी क्या हालत होगी। अमायरा कश में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है गुस्से से, और उसे समझ में नहीं आ रहा था इस कंडीशन में वो क्या करे। अमायरा केवल से कुछ कहती तभी मिसेस जिंदल एकदम से रूम के अंदर आते हुए बोली, अम्मू बाहर तुम्हारी रिपोर्टर्स आए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम चलो नीचे। अमायरा मिसेस जिंदल को देखते हुए हड़बड़ा जाती है और उसके साथ हाथ से वो फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसे यूं हड़बड़ाते देखकर मिसेस जिंदल ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? अमायरा जल्दी से फ़ोन कट करके मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ, चलिए नीचे चलते हैं। इतना कहते ही दोनों नीचे आ जाती हैं। हॉल में सभी मौजूद थे, डॉक्टर के साथ साथ वकील भी। किया जी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वह हंसते हुए मन में बोली, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ ये लड़की प्रेग्नेंट है। अब ज़रूर मुझे इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं अमायरा किया जी की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराने लगी, मगर जब उसकी नज़र पिया पर गई तो उसका चेहरा सर्द हो गया। पिया देखती है तंश सोफे पर अकेला बैठा है तो वह जानबूझकर उसके बगल में बैठने के लिए जाने लगी। अमायरा का खून खौल उठा, पर फिर वह जल्दी से भागते हुए गई और पिया को जानबूझकर धक्का देकर तंश की बगल में बैठ गई। पिया इस धक्के से संभल नहीं पाई और मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसका सर टेबल से टकरा गया, जिससे उसके सर से हल्का सा खून भी निकल रहा था। पिया दर्द से चिल्लाई, आहा! सभी के ध्यान डॉक्टर पर था, खासकर डॉक्टर के हाथ पर जिसमें अमायरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। मगर पिया को चीख सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। कोई कुछ कहता उसे पहले मिस्टर जिंदल रौबदार आवाज़ में बोले, डॉक्टर रिपोर्ट में क्या है? एक बार फिर से सभी का ध्यान पिया से हटकर डॉक्टर पर आ गया। कुछ के चेहरे घबराहट थी तो कुछ के चेहरे पर खुशी, मगर हमारा बहुत ही रिलैक्स होकर बैठी थी और बहुत ही खुश थी कि अब आधी प्रॉपर्टीज़ की मिट्टी में आने वाली है। तंश ने यह देख लिया था अमायरा ने कैसे पिया को धक्का दिया। यह देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। फिर वो अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर
फ़ोन में कुछ देखने लगा, मगर उसका दूसरा हाथ धीरे से अमायरा की कमर को सहलाते हुए उसके टॉप के अंदर चला गया। अमायरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। सो क्या है रिपोर्ट में? क्या सच में मिस्टर जिंदल आधी प्रॉपर्टी देंगे अमायरा को? क्या किया जी कुछ ड्रामा क्रिएट करेंगी? क्या तंज के आदमी ढूंढ लेंगे माफिया को? जानने के लिए बने रहिए हमारी इस स्टोरी पर। सो नेक्स्ट एपिसोड 23, वाइफी आई वॉन्ट टू किस यू। अमायरा तंज को इस हरकत से उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसके फ़ोन पर था। तंज का, जिसे वह तो कुछ कर ही ना रहा हो, वह अपने हाथ को धीरे धीरे अमायरा के कमर से होते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। अमायरा अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर इतने सारे लोगों के होते हुए कुछ नहीं कर पा रही थी। अमायरा ने जैसे ही महसूस किया तंज के हाथ अब उसके पीठ पर थे, तो उसने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया, क्योंकि ऐसी हरकत उसके अंदर सिरहन पैदा कर रही थी। अमायरा दांत पीसते हुए तंज को धमकी देते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन, मुझे परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हारी लाइफ की लाइन में यूं ही काट दूंगी। हटाओ अपने हाथ, बदमाश कहीं के। तंज कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वह अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था, पर पिया ने देखा कि तंज और अमायरा ज़रूर चिपके कुछ कर रहे हैं चिपक कर। यह देखकर वह बहुत जल बुन गई। पिया अपने सर से बह रहे खून को पोंछती है और फिर नफरत से खुद से कहती है, तंज को मैं किसी भी हालत में पकड़ रहूँगी। मैं पहले नाकामयाब हो गई थी, पर हार नहीं मानूंगी। मिसेस जिंदल ने देखा अमायरा के साथ कुछ गड़बड़ है। वह कुछ कहने वाली थी कि तभी स्माइली सीढ़ियों से नीचे उतरी और भागते हुए अमायरा के पास आकर बोली, कूल मम्मा, इस्माइली पिलचे आ गई। वह एकदम से अमायरा के गले लग गई। यह देखकर तंज के जबड़े कस गए। वह कस के अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करने लगा। तभी डॉक्टर रिपोर्ट को खोलते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। किया जी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने इन पेशेंट होकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या लिखा है इसमें? ज़रूर ये लड़की प्रेग्नेंट है, यही लिखा है ना इसमें? मुझे तो पहले से पता था। इतना कहते हुए बिना डॉक्टर के जवाब के सुने अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर अमायरा को घूरते बोली, वकील साहब भी यहीं पर है, आप डाइवोर्स पेपर पर साइन करो, फिर उन्हें मैं तुम्हें घर से धक्के बाहर कर निकालूंगी। उन्होंने जैसे ही कहा तभी डॉक्टर ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके मिसेस किया को रोकते हुए कहा, मिसेस किया जी, अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और आपने पहले से मेरा जवाब को सुन लिया। इंटरेस्टिंग, काफ़ी महान लोग हैं इस जिंदल खानदान में। इतना ही कहकर डॉक्टर ने मिस्टर जिंदल को घूरा। वह और मिस्टर जिंदल काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए डॉक्टर को जो भी नहीं अच्छा लगता था वह सीधा मिस्टर जिंदल के मुंह पर बोलते थे। किया जी डॉक्टर की बात सुनकर काफ़ी शर्मिंदा हो गई। मिस्टर जिंदल ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। तभी मिस्टर जिंदल अपनी कड़क आवाज़ में डॉक्टर से कहते हैं, वर्मा, रिपोर्ट में क्या लिखा है? वर्मा जी मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नज़रों से किया जी को देखते हैं और फिर बड़े घमंड के साथ बोले, रिपोर्ट में लिखा है कि अमायरा प्रेग्नेंट। किया जी फिर बीच में एक्साइटेड होकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये प्रेग्नेंट है। तभी वर्मा जी अपनी बात को पूरा करते हुए हंसकर बोले, प्रेग्नेंट नहीं है। मिसेस जिंदल यह सुनकर एक राहत की सांस लेती है, मगर किया जी जो अभी तक कुछ बहुत मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान जम गई और धीरे धीरे उनके चेहरे पे शॉकिंग एक्सप्रेशन आ गए। वह इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर ये डॉक्टर लड़की से मिला हुआ है। ज़रूर अमायरा ने ही रिपोर्ट बदलवा दी होगी।
मुझे अच्छे से पता है ये प्रेग्नेंट है। अमायरा अपने एक पैर पर आराम से दूसरे पैर को रख दिया, फिर तंज से थोड़ा सा टेक लगाते हुए आराम से बैठ गई। उसने इस्माइली के बालों से खेलते हुए किया जी से कहा, आंटी अब जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो क्यों ना आप मुझे अपने सभी बैंक कार्ड दे दें और साथ में डैडी ससुर को मुझे 50% शेयर भी तो देना है ना। किया जी बिपरते हुए बोली, अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। फिर वो मिस्टर जिंदल से बोली, भाई साहब ये लड़की अमायरा एक डॉक्टर के साथ मिली हुई है, यह सारा चक्कर प्रॉपर्टी का है। ज़रूर अमायरा कुछ हिस्सा डॉक्टर को भी दे रही होगी, तभी तो वो डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है। मैं तो कहती हूँ हमें दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहिए। और मिस्टर जिंदल बीच में ही गुस्से में बोले, शट अप। और ये मैं यानी जिंदल सिंह, जितेंद्र सिंह जिंदल कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता। मैंने वादा किया था मायरा को 50% शेयर मिलेगा तो उसे मिलेंगे। आगे मैं किसी की बकवास नहीं सुनना चाहता। इतना कहते ही उन्होंने वकील को देखते हुए रौबदार आवाज़ में कहा, पेपर्स। वकील ने पेपर्स निकालकर मिस्टर जिंदल के पास रख दिया। मिस्टर जिंदल ने पहले पेपर्स पढ़े और फिर उन पर अपने साइन कर दिया। उन्होंने वह पेपर्स उठकर अमायरा को देते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। यह रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। अमायरा की आंखों में लालच भरी चमक थी और खोबी क्यों ना, उसे पैसे जो पसंद थे। इस जन्म में उसने जल्दी से स्माइली को तंश की गोद में बैठाया और भागते हुए इन पेपर्स को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी और बार बार चेक कर रही थी कि ये असली है तो या नहीं। उसकी मन की बात समझकर मिस्टर जिंदल अपने दांत पीस लेते हैं और गुस्से में तंज को देखने लगते हैं, जैसे शिकायत कर रहे हो, क्या तुम्हारी बीवी मुझ पर शक कर रही है? अरे भाई क्यों तुम तंज के पीछे पड़े हुए? शादी तो तुमने ही कराई उसकी। नहीं, मैं बोल रही हूँ, राइट नहीं। तंज उन्होंने एक डेविल लुक देता है। फिर मिस्टर जिंदल वहाँ से चले जाते हैं, मगर किया जी सदमे में थी। किया जी घूर के अमायरा के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स देखती हैं। वह उसे छीनने को आगे बढ़ती थी। उतने में अमायरा एकदम पीछे हट जाती है और किया जी मुंह के बल जमीन पर गिर गई। यह देखकर अमायरा शौक होने का नाटक करते हुए बोली, अरे आंटी, लगता है आपको आपकी असली जगह बहुत अच्छे से पता है। आपको इस तरह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ रुक जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। किया जी पैनिक करते हुए बोली, यह प्रॉपर्टी तुम नहीं ले सकती, ये मेरी है, छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। वह उठकर पेपर्स छीनने की कोशिश करती है, मगर अमायरा जल्दी से पेपर अपने पीछे छुपा लेती है। किया जी को ऐसा बर्ताव करते देखकर मिसेस जिंदल गुस्से में बोली, किया ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? किया जी भड़कते हुए बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। वह लड़की कैसे प्रॉपर्टी लेकर जा सकती है? मैं कह रही हूँ ना, वह प्रेग्नेंट है। अगर नहीं है तो यह नशे में क्यों चिल्ला रही थी कि प्रेग्नेंट है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तंज से पूछिए। तंज तुम बताओ कि इस लड़की ने कहा था कि नहीं यह प्रेग्नेंट है? इतना कहते ही वह एग्रेसिव होकर तंज को देखती है। तंज स्माइली को सोफे पर बैठाते हुए खड़ा हो गया। वो डेविल स्माइल करके कोल्ड वॉइस में बोला, फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि उसने कहा था कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कि यहाँ जी को ऐसा लग रहा था वह सब कुछ हार चुकी है और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मिसेस जिंदल अपने गुस्से को दबाती हैं और फिर किया जी से बोली, किया मुझे समझ नहीं आता तुम अमायरा के पीछे क्यों पड़ी हो? खैर जो भी हो, अगली बार से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। किया जी आउट ऑफ कंट्रोल होकर चीखते हुए बोली, बस करो, मुझे पता है तुम सब इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है, पर भूलो मत मेरे
बड़े बेटे की मौत इस तंश के कारण हुई थी। यह जिम्मेदार है और मैं इसे जेल पहुंचा के रहूंगी या फिर इसे भी मरना होगा। इतना कहते ही वो अपने रूम में भाग गईं, पर उन्हें खुद भी नहीं पता था वह गुस्से में क्या बोल गई हैं। तंश की तो आंखें गहरी हो गईं, पर फिर वह किया जी को देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। पर मिसेस जिंदल शॉक थी। तंश जल्दी से जाकर हमारा का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। यह देखकर मिसेस जिंदल शॉक से बाहर आते हुए मुंह बनाकर बोली, तंश कहाँ जा रहे हो? तंश कुछ नहीं बोला और अमायरा को जबरदस्ती लेकर चला गया। इस्माइली फिर से उदास हो गई। वह मिसेस जिंदल से शिकायत करते हुए बोली, दादी, डैडी नंबर 4 कितने ज़्यादा खलूच हैं। इस्माइली को वह अब बिल्कुल पसंद नहीं। गंदे डैडी की चंगत का उछला लगता है, अच्छा लगता है जो डैडी नंबर 4 ऐसे हो गए। यह सुनकर मिसेस जिंदल हंसते उसे गोद में उठाकर उसे गालों पर किस करके बोली, मेरी परी, संगत का असर नहीं, हमारे घर के सभी लड़के ऐसे ही हैं। वही किया जी अपने रूम में जाकर तोड़फोड़ कर रही थी। उन्होंने पूरा कमरा तोड़फोड़ कर दिया। उसका पूरा कमरा कबाड़ खाना बन चुका था। वह इतने गुस्से में थी कि उनकी आंखें लाल हो गईं। वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए दीवार पर अपने हाथ को मारते हुए चिल्लाई, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सालों से मैंने मेहनत कर रही हूँ ताकि सब कुछ मेरा हो, पर वह हमारा सब कुछ ऐसे ही लेकर चली गई। पर जो भी हो, अच्छा हुआ उसने मुझसे माफ़ी नहीं मंगवाई और ना ही मेरे बैंक कार्ड लिए। मैं वह किसी को भी नहीं दूंगी क्योंकि ये मैं गरीब नहीं होना चाहती। इतना कहते ही वो अपने आंसू पोंछती हैं और जल्दी से अपने कबर्ड में कुछ निकालने लगी। वही कार में हमारा सीट पर बैठी सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स को अपनी चमकती हुई आंखों से बार बार देख रही थी। वह बहुत खुश हो रही थी। उन्हें बार बार देखकर वह जितनी बार मिस्टर जिंदल के सिग्नेचर उस पर देखती, वह और भी ज़्यादा खुश हो जाती। तंश ड्राइव करते हुए कब से उसे देखे जा रहा था, पर अचानक ही एक जगह पर उसने एकदम से कार को रोका। अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही तंश ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और अमायरा की तरफ झुकते हुए उसे एकदम से किस कर लिया। वह काफ़ी देर से खुद को कंट्रोल करके बैठा था, पर अब नहीं कर सका। अमायरा ने उसकी इस अचानक के किस से हैरान हो गई। अमायरा तंश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद को दूर करने लगी, मगर तंश काफ़ी पैशनेट और एग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था, जैसे खा जाएगा। लगभग 20 मिनट बाद उसने जैसे ही अमायरा को छोड़ा, अमायरा ज़ोर से सांस लेने लगी। उसने जल्दी जल्दी सांस लेते हुए गुस्से में कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एक अकेले लड़की का फ़ायदा उठा रहे हो? शर्म नहीं आती? शिमलेस कहीं के, अब दूर हटो वरना मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स फट जाएंगे। तुम कितनी जोर से किस करते हो? मेरी आधी जान तो ऐसे ही पी लिया तुम्हें। यह सुनकर तंश तिरछी मुस्कुराता है और अमायरा के होठों को फिर से काटते हुए गहरी आवाज़ में बोला, वाइफी, जब तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें इन पेपर्स की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एम वेरी प्रीशियस, यू नो ना। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, यहाँ तक कि। इतना कहते ही उसने अमायरा के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे टमी में ढेर सारे बेबी, जितने तुम्हें चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें बेड पर मुझे एक मौका देना होगा। वैसे ये कार भी चलेगी। ये सुनकर अमायरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह तंश के सीने पे मारते हुए गुस्से से बोली, छी, तुम कितनी गंदी हो, लस्टी मॉन्स्टर कहीं के। क्या तुम्हारे दिमाग में केवल ये गंदगी बात ही चलती है? तंश उसे एक बार और वाइल्ड किस करता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है। हमारा उसे पूरे रास्ते परेशान कर रही थी क्योंकि तंश ने उसे जिंदल हाउस में बहुत परेशान किया था।
तंश के प्राइवेट विला पहुंचते ही अमायरा देखती है तंश अपने स्टडी रूम में चला गया। वह देखकर वह जल्दी से भागते हुए रूम में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कॉलेज बैग में रख दिए क्योंकि यह उसे सबसे सेफ जगह लग रही थी। फिर अमायरा बेड पर बैठकर जल्दी से किसी को कॉल लगा देती है। कॉल जैसे ही रिसीव हुआ, दूसरी तरफ से किसी की रौबदार आवाज़ आई। हेलो, अमायरा मुंह बनाकर बोली। डैडी ससुर, शायद आप भूल रहे हैं, हमारी शर्त यह लगी थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो न सिर्फ 50% शेयर मेरे नाम होंगे बल्कि किया आंटी के बैंक कार्ड भी सील होंगे और उन्हें मुझसे माफ़ी भी मांगनी होगी। लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह सुनकर दूसरी तरफ से मिस्टर जिंदल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दमदार आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं अभी उसके सारे कार्ड सील कर दूंगा। और रही बात माफ़ी की, तो जब तुम चाहती हो वो तुमसे माफ़ी मांगेगी। हमारा बेड पर लेट गई और तिरछा मुस्कुराते बोली, मैं चाहती हूँ जब जिंदल खानदान का हर एक सदस्य एक साथ मौजूद हो तब की आंटी मुझसे माफ़ी मांगे, वह भी सबके सामने। लेकिन मेरी अच्छी बहू वाली इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि आप चाहते हैं कि मुझसे कि वे माफ़ी मांगे, ना कि मैं। मिस्टर जिंदल हाँ भी भर देते हैं। तो अमायरा फ़ोन कट करके पहले बोली, ओके बाय डैडी ससुर, बहुत जल्द मैं प्रॉपर्टी में और हिस्सा लेने आऊँगी, बाय बाय। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है। वहीं मिस्टर जिंदल अब हैरानी से स्टडी रूम में बैठे अपने फ़ोन को देख रहे थे क्योंकि आज तक कभी किसी ने भी सामने से उनके मुंह पर कॉल कट नहीं किया था। वह गुस्से में अपने फ़ोन पर टेबल पर पटकते हुए बोले, ग्रीडी डॉटर इन लॉ। रात का समय। तंश अपना ज़रूरी काम करके जैसे ही रूम में आया वह हैरान हो गया। फिर गुस्से से बोला, व्हाट द हेल। हमारा बेड पर बैठी हुई थी। बेड पर इस वक्त प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ साथ लगभग 10 कार्ड रखे हुए थे, जिसमें से कुछ ब्लैक कार्ड थे तो कुछ गोल्डन, कुछ प्लैटिनम, कुछ डायमंड। यही नहीं, वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ भी रखी हुई थी। उनमें से लगभग 6 करोड़ तो तंश के ही थे जो अमायरा ने ज़बरदस्ती उससे ले लिए थे। तंश को देखते ही अमायरा जल्दी से सभी कार्ड्स को ले लेती है और फिर मुंह फुलाते हुए बोली, खबरदार अगर मेरी चीज़ों पर नज़र डाली तो। तंश उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वाइफी शायद तुम भूल रही हो, इसमें से आधे से ज़्यादा कार्ड मेरे हैं। वह चालाकी कहीं और करना, सभी कार्ड वापस करो। और वह बाकी के कार्ड किससे चुराए हैं तुमने? हमारा खुद के लिए चोर शब्द सुनकर बेड पर खड़ी हो गई और उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली, देखो मिस्टर लाइफलाइन, ज़्यादा बोलो मत। इसमें से 2 तनिष्क भाई के हैं, एक डैडी ससुर के हैं और एक डैडी के हैं। मैंने चुराए नहीं, समझे? और यह पैसे भी मुझे तनिष्क भाई ने दिया था। तंश अपने हाथ बांध देता है। फिर तंश उसे ऑर्डर देते हुए बोला, वाइफी सारे कार्ड्स मुझे वापस करो। यह सुनकर अमायरा के सारे सेंस अलर्ट हो गए और वो बेड से भागते हुए पूरे रूम में इधर उधर जाने लगी। तंश भी उसके कार्ड छीनने के लिए उसके पीछे भागने लगा। अमायरा जैसे ही सोफे पर कदम रखती उसका पैर मुड़ जाता। वह खुद को संभालने के चक्कर में तंश के कॉलर को पकड़ लेती है, मगर तंश भी खुद को संभाल नहीं पाता और दोनों ही सोफे पर धाम से गिर जाते हैं। अमायरा नीचे थी और तंश उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि उनकी नाक आपस में लड़ रही थी। अमायरा तंश के इतने करीब होने से कस के उसके कॉलर को पकड़ लेती है और अपने होठों को चबाने लगती है क्योंकि वह तंश की आंखों में ऐसी डिज़ायर देख के खुद को नर्वस होने से रोक नहीं पा रही थी। तंश गौर से अमायरा की आंखों में देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी नज़र अमायरा के पिंक लिप्स पर पड़ी तो वो अपनी पकड़ उसके कमर पर कसते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफी आई वॉन्ट टू किस यू। अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही तंश उसे किस कर लेता है। अमायरा की आंखें तो हैरानी से फैल गई तो तंश ने खुद को दूर कर रही थी। वो तंश उसे ज़बरदस्ती किस करते हुए उसकी हथेलियों को छूने लगा। तंश ने अमायरा के सीने पर अपने सख्त हाथों को
रफली मसला तो अमायरा इस एहसास से कांपते हुए अपनी हथेली को ढीली कर देती है। यहीं पर वो मात खा गई। तंश उसे किस करते हुए उसके हाथ के सारे कार्ड्स लेकर अपने जेब में रख लेता है, फिर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। तंश के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे। रायचंद विला, आलिया का रूम। आलिया और विशी आलिया के रूम में मौजूद थे। पता नहीं ऐसा क्या जादू हुआ था कि आलिया पूरी तरीके से ठीक हो गई। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगने लगी। आलिया इस वक्त खुद को मिरर में देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फ़ोन खोलकर देखा तो उसमें एक वीडियो और फुटेज थी। उस वीडियो और फुटेज को देखकर आलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और एक्साइटेड होकर कहा, मैं तुम्हें कुछ फुटेज और वीडियो भेज रही हूँ। कल तक यह पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। याद रहे, कुछ भी हो जाए पर यह इंटरनेट से हटनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आलिया डेविल स्माइल करके बोली, तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी इसकी, अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया। फिर खुद से बोली, हमारा कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत बुरी सुबह होगी। मेरे हाथों खजाना लग गया है। अब मैं भी देखती हूँ तुम सबको कैसे फेस करती हो। आलिया जोर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ हर्ष माफिया के कई ठिकानों के बारे में पता कर चुका था। वह इस वक्त अपनी स्पेशल फोर्स के साथ मिलिट्री बेस में था और प्लान बना रहा था कैसे माफिया को पकड़े। हर्ष अपनी टीम को देखते हुए मैप पर कुछ इशारे करते हुए बोला, हमें शक है कि यहाँ पे माफिया के कई लोग मौजूद हैं। उनमें से किसी ने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी कुछ मिल सकता है और अगर एक बार हमें एक सुराग भी मिल गया तो हमारे लिए बहुत होगा। इतना कहते ही उसके होठों पर एक रेस्पिंग मुस्कान आ गई, मगर उसकी आंखों के सामने एक चेहरा घूमने लगा जिस पर उसे शक था। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड। क्या तंश और अमायरा की करीबी बढ़ने लगेगी? किया जी ने क्यों इल्ज़ाम लगाया कि उसके बेटे की जान तंश के कारण गई? अब आलिया का अगला कदम क्या होगा? क्या अमायरा उसका सामना कर पाएगी? इसके लिए तो नेक्स्ट एपिसोड आपको सुनना पड़ेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।